हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि क्लास 12th का है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर आपका बहुत शॉर्ट लेंथ होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कोशिश करूँगी कि कम से कम समय में आप पूरा ये चैप्टर रिवाइज कर लो, यानी कि वन शॉट रिवीजन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। देखो यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि हम शारीरिक रूप से, ठीक है, यानी कि फिजिकल, इसके अलावा इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, इन सारे ही एस्पेक्ट्स में क्या हो भाई, कंप्लीट वेलबींग शो करें। यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो भाई, वो फंक्शनली नॉर्मल हों। इंट्रैक्शन, जो भावनात्मक एक इंट्रैक्शन होता है लोगों के बीच, वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। सेफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और साथ ही साथ एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो जाकर के क्या कहा जाता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। ओवरऑल हेल्थी, जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो अलॉन्ग विद ऑल दिस थ्री एस्पेक्ट्स। तो इसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। आगे बात की जाती है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे RCH की। RCH की अगर बात की जाए, फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारी कंट्री में शुरू किया गया था ताकि जो भी इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड किस तरीके से क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। यानी कि यहाँ पे जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल की बात होती है। तो इस कार्यक्रम के हिसाब से सबसे पहले तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो भाई हमें अवेयरनेस फैलाना है किनके लोगों के बीच में, किसके टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे जनन संबंधी जो पहलुएं होती हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होती हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, जागरूक करना है लोगों को। साथ ही साथ हम जागरूक कैसे करेंगे भाई, तो जागरूक करने का तरीका आजकल आप देखते होंगे कि मीडिया और एजुकेशन का कितना प्रचलन है। यहाँ पे ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सेक्स जो एजुकेशन होता है उसको हम स्कूल्स में बता सकते हैं ताकि जो भी मिथ्स होते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, जो भी मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं उसको हम दूर कर सकें। इसके अलावा ये जब सारी चीज़ें आप कर लोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी जो होती है उसे क्या करेंगे, हम बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि एक जनन रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अब इतनी सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो तो उसमें मेन पहलू क्या होता है कि आप मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करो भाई। प्रेगनेंसी के से रिलेटेड जो केयर होती है, डिलीवरी से रिलेटेड जो केयर है वो आप प्रोवाइड करो, ठीक है। जो यहाँ पे STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करो। एबॉर्शन के बारे में बताओ, कब सेफ है, कब इससे खतरा हो सकता है, ताकि बच्चे और जो माता है वो दोनों ही क्या हो सके, बचाव उनका किया जा सके। कॉन्ट्रासेप्शन के क्या मेथड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आगे बात की जाती है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल्स के लिए जिसका नाम है सहेली। ये आपका CGRI लखनऊ में जो है इससे क्या किया गया था, बनाया गया था। आगे आता है भी एक तरीका होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है इसकी अगर बात करी जाए बच्चों, तो देखो आपको पता है कि जो आपके एम्ब्रियोज होंगे, ठीक है, जो बॉडी में एम्ब्रियोज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे इनके सराउंडिंग की अगर बात की जाए तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो इसके आसपास क्या प्रेजेंट होगा, इसके आसपास कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है, इसी फ्लूइड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। आप अभी इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब जो ये फ्लूइड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको एक्सट्रैक्ट करके इसकी सेल्स को यहाँ से निकाल करके और जांच की जाती है कि भाई कोई बीमारी तो नहीं है। तो वैसे तो ये तरीका बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आगे चल कर के इस चीज़ का उपयोग गलत तरीके से होता है। बेसिकली जो फीमेल फर्टिसाइड होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। और इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बैन हो गया कि भाई हम पहले ही जो लिंग होता है उसको नहीं हम जांच सकते हैं कि भाई लड़की है कि बच्चा, जो एम्ब्रियो है वो लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो ये बेसिकली एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, प्री नेटल डायग्नोसिस का एक मेथड होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेडिकल प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे फिर से एक बारी मैं बता दूँ,
दूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अराउंड कुछ लिक्विडी सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, और इसमें एम्ब्रियो से रिलेटेड सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर किसी सेल को निकालोगे ऑब्वियसली तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है। तो उस क्रोमोसोम की डिटेक्शन से यानी प्री नेटल डायग्नोसिस हम करके और पता लगा सकते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक बीमारी हो या कुछ दूसरी रिलेटेड बीमारियां तो नहीं है। लेकिन इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे कन्या भ्रूण का पता लगाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए ये जो इसका चिकित्सीय उपयोग था, मेडिकल यूज़ था, वो ये था कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाएं। साथ ही साथ जैसे एग्जांपल के तौर पे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इनके बारे में पता लगाना। लेकिन और अगर देखा जाए तो भाई अगर इन बीमारियों के बारे में हमें पहले ही पता लग जाए तो हम इसको रोकने के लिए भी कैपेबल होंगे, सक्षम होंगे, ठीक है। और इस तरीके से भ्रूण की जीवित रहने की क्षमता भी निर्धारित हो जाती है। लेकिन ये चीज़ के लिए तो बनाया गया था, लेकिन भाई हम ठहरे हम यहाँ पे मिसयूज भी करना शुरू कर दिए। यहाँ पे हम इनका क्या करते थे, जो भी अवैध लिंग निर्धारण होता था उसके लिए यूज़ किया करते थे। साथ ही साथ कन्या भ्रूण हत्या भी शुरू हो गया था। अभी आपको 2000 उसके आसपास अगर डेटास पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद भी कितने कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल फॉइटिसाइड्स होते थे। इनफैक्ट अभी भी डेफिनेटली होता ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है भाई, अभी अगर हम बात करें तो इसको बैन कर दिया गया है ताकि जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको रोका जा सके, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और स्टेबलाइजेशन। भाई आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी और उस दौरान की बात करें यानी 1900 के आसपास की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस कलर से आपका वर्ल्ड की बात की जा रही है और ग्रीन कलर से इंडिया की बात की जा रही है। तो 1900 के आसपास भाई पूरे वर्ल्ड में 2 अरब पॉपुलेशन थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है फैसिलिटीज़ हमारी बेस्ट होती चली गई और इस वजह से 2000 आते आते क्या हो गया, यहाँ पे 6 अरब पॉपुलेशन हो गई। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। एंड देन आगे चलो तो यहाँ पे 2011 में 7.2 अरब लोग क्या हो गए, डेवलप हो गए, पॉपुलेशन साइज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि जो भी इंडिपेंडेंस होगा जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस दौरान की बात करें तो भाई स्वतंत्रता के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ 350 मिलियन लोग थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा फैसिलिटीज़ बेहतर होती चली गई। 2000 आते आते आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या था भाई 1 अरब लोग हो चुके थे, ठीक है। और आगे चल कर के और फिर आप देखोगे कि मई 2011 जो था इसमें आपके 1.2 अरब लोग क्या थे भाई डेवलप हो चुके थे, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि किस गति से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन की। बात समझ में आई। यानी कि इंडिया की अगर सिर्फ बात करो तो यहाँ पे 1.2 क्या है बिलियन है, जो कि 1900 में तो पूरे वर्ल्ड का क्या था, ये पॉपुलेशन था। चलिए आगे कहा जा रहा है कि भाई इसका कारण क्या हो सकता है। कारण की अगर बात की जाए तो भी देखो जैसे जैसे हमारी फैसिलिटीज़ हमने डेवलप की तो यहाँ पे जो डेथ रेट था वो काफ़ी कम हो गई, ठीक है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है, मातृ मृत्यु दर होती है जन्म के बाद या जन्म के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान, ये काफ़ी कम हो गई, ठीक है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, ये भी काफ़ी कम हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन जो होता है, जो जिनके अंदर क्षमता होती है कि जनन प्रजनन क्या कर सके तो ऐसे लोगों की तादाद जो है वो क्या हो गई, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। और इस वजह से क्या होता है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नियंत्रण के उपाय क्या है भाई, तो जो मैरिज होती है उसको आप क्या करो, महिला जो होती है उसके लिए 18 साल, पुरुष के लिए 21 साल कर दो। स्लोगन आपको पता ही है, हम दो हमारे दो, यानी कि बच्चे ज़्यादा पैदा ना किए जाए। और साथ ही साथ छोटे परिवार के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि परिवार छोटा हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आप कॉन्ट्रसेप्शन की
कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि कौन से ऐसे गुण होंगे जो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए होते हैं। ट्रेड्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, यानी एक आदर्श गर्भ निरोधक जो होता है इसके गुण क्या होंगे। तो इसका कोर स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि भाई देखो, सबसे पहले मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो भी यूज़र है, यानी कि जो यूज़ करने वाला इंसान है, उसके सेक्सुअल डिज़ायर में कोई भी हस्तक्षेप ना हो। दूसरी बात कि भाई उपयोगकर्ता के अनुकूल हो, ये नहीं यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और इजीली हमें मार्केट में मिल जाए। साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए भी, रिवर्सिबल होना चाहिए विद कम से कम साइड इफ़ेक्ट, या हो तो बिल्कुल ही कम हो या फिर साइड इफ़ेक्ट हो ही ना। तो ये ऐसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, गर्भ निरोधक होता है, इसे क्या माना जाता है, आइडियल माना जाता है। चलिए, अब यहाँ पे हम कैटेगरी की अगर बात करें तो कई सारे हमारे पास व्यापक श्रेणियाँ हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल है, फिर बैरियर आता है, फिर आईयूडीज आता है, फिर ओरल आता है, फिर इंजेक्टेबल्स आते हैं, फिर इम्प्लांट्स आते हैं, देन सर्जिकल आता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊँगी, स्पीड में एक्सप्लेन करूँगी, तो इसके लिए भी आप रेडी हो जाओ। चलो, अब आता है भाई नेक्स्ट। सबसे पहला हमारा मेथड है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधक के लिए प्राकृतिक विधियां क्या होनी चाहिए। देखो, प्राकृतिक विधियां की अगर बात की जाए तो भाई हम इसमें क्या करते हैं, हम जो चांस होता है कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे से मिलकर फ्यूज हो सके, यानी फर्टिलाइजेशन हो सके, इसी संभावना को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला होता है आवधिक संयम, दूसरा होता है बाह्य स्खलन, तीसरा होता है स्तनपान अनार्तव, ठीक है। यानी कि पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात की जाए तो देखो, आपको पता है कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में ऑकर होता है। तो देखो, 14th डे पर क्या होगा, 14th डे पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि ओवरी से ओवम क्या निकलता है, बाहर निकलता है और जाकर के बैठ जाता है एम्प्यूला पर, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। तो इस प्रोसेस से 4 दिन पहले, यानी कि 10th डे से और लगभग 2-3 दिन बाद तक 17th डे तक हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे 10th to 17th डे तक क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है कॉइटस की, उसको अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पीरियड क्या होता है, ये फेज क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पे अंडे को क्या किया जाता है, रिलीज कराया जाता है। तो यहाँ पे जब आप जो जिसमें फ्यूजन हो सकता है, उसी पीरियड पे क्या करो, आप कॉइटस की प्रोसेस को अवॉइड करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कि नेचुरल है। सेकेंड आता है आपका विड्रॉल मेथड, यानी कि कॉइटस इंटरप्शन। भाई ड्यूरिंग कॉइटस प्रोसेस, जैसे ही इजैकुलेशन की प्रोसेस होने वाली हो, ठीक है, विरेसेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्खलन से ठीक पहले ही जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा फीमेल बॉडी से, और यही क्या होता है, ये आपका विड्रॉल मेथड होता है। नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, स्तनपान जो अनार्तव होता है। भाई इसमें आपको पता होना चाहिए कि चूंकि मदर की बॉडी, जो माँ है, उनकी बॉडी क्या कर रही है, रिकवर कर रही है, उन्हें स्तनपान भी कराना है, यानी कि मिल्क फीडिंग भी करानी है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को। तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन होती है, ये क्या हो जाएगी, ये एब्सेंट होती है, यानी एटलीस्ट 6 महीने तक या कुछ दिनों तक क्या होता है, ये पीरियड्स की जो प्रॉब्लम पीरियड्स होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वो ऑकर नहीं होगी। तो इस दौरान क्या होता है, आप कॉइटस की प्रोसेस कर सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल्योर रेट यहाँ पे थोड़ा सा हाई होता है, और साइड इफेक्ट लेकिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे, तो ये हमारा पहला तरीका था जो कि बिल्कुल नेचुरल था। अब आता है भी बैरियर मैथड। बैरियर मैथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, इनको रोकने का काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे भी, जो प्रिंसिपल होता है बैरियर मेथड का, वो ये हो जाएगा कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिजिकल मीटिंग जो होती है ओवरी ओवम और स्पर्म की, इसको बैरियर लगा करके रोक देंगे, यानी कि ये ओवम रहा, ये स्पर्म रहा, यहाँ पे हम फिजिकली इनको कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर दे देंगे कि चाह के भी फ्यूज नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। अब इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कॉन्डोम, और दूसरा होता है आपका फीमेल स्पेसिफिक बैरियर्स, यानी कि यहाँ पे कॉन्डोम की बात की जाए तो भाई ये बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ये थिन रबर होगा, लेटेक्स शीट होता है, जो कि पेनिस के ऊपर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ फीमेल वजाइना या सर्विक्स में भी फीमेल्स के लिए यूज़ करने के लिए आते हैं, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो निरोध जो होता है, ये मेल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर ब्रांड होता है। आगे हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। भाई ये डिस्पोजेबल होता है, आप खुद से इसको इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है अगेंस्ट STIs एंड एड्स, ठीक है।
है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जब ऐसे अच्छा STIs और एड्स की बात की जा रही है जो कि लिक्विड से, बॉडी लिक्विड से फैलते हैं, ये एड्स हो जाएगा। और STDs की बात की जा रही है यहाँ पे, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़, तो ये आपका क्या होता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, तो इससे बचाव हो जाएगा। दूसरा आता है फीमेल स्पेसिफिक बैरियर, यानी कि महिला विशेष ट्रूथ। तो यहाँ पे डायफ्राम्स होते हैं, सर्विकल कैप्स हो सकते हैं, वुल्ड्स हो सकता है। ये क्या होता है भाई, टाइप्स होता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम सर्विक्स को कवर करने के लिए ड्यूरिंग कॉइटस यूज़ करते हैं, ताकि जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, फिजिकली जो मीट हो रहे हैं ओवम और स्पर्म, ये यहाँ पर ना हो पाए। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके इन्हेंसमेंट के लिए और अच्छे से ये कार्य करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, फोम्स होते हैं, उसको क्या करा जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वजाइना पे अप्लाई किया जाता है। इससे क्या होगा, तो इससे स्पर्म्स को किल कर दिया जाएगा, जेल्स, फोम्स या फिर जो भी क्रीम्स हैं इनके द्वारा। आगे हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट आता है तीसरा तरीका, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, यानी अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा यानी कि अंदर के अंदर, ठीक है, यूट्राइन यानी यूट्रस, और डिवाइसेस यानी डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि क्या करा जाएगा भाई, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो तरीका होता है ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, वजाइना के थ्रू जो यूट्रस है उनके द्वारा, जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेज होती हैं उनके द्वारा इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड होता है इंडिया में। बात समझ में आ रही है। और अच्छा, यहाँ पे किस लिए होता है, ताकि जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है वो उसे डिले किया जाए, या जो मान लेते हैं कि एक प्रेगनेंसी हुई है, एक फीमेल एक बच्चे को माँ ने जन्म दिया है, तो उस दौरान थोड़ा सा वो चाहते हैं कि बीच में क्या हो, गैप हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे पहला आता है औषधि रहित आईयूडीज, यानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जो कि तांबा मोचक आईयूडीज कहा जाता है। और तीसरा होता है हार्मोन को रिलीज करने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की। लिपिज लुप जो होता है ये आपका इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और भाई ये जो प्रोसेस है, तरीका होता है, इसमें जो गर्भाशय के भीतर स्पर्म्स होंगे उनका भक्षण को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, इसे यूज़ किया जाता है। सेकेंड होता है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जिसमें कि CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये यहाँ पर जो कॉपर आयन होता है इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट आता है आपका हार्मोन रिलीज करने वाले जो आईयूडीज हैं, जो प्रोजेस्टाजर्ट होगा, LNG-20 होता है। तो ये क्या करते हैं, जब इसकी कंजप्शन होती है तो इस दौरान जो यूट्रस होता है इसको ये अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जो सर्विक्स होगा इसकी और जो पूरे यूट्रस है इसके कंडीशन को इतना ये अपोजिट बना देता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो हो ही नहीं पाती है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ओरल पिल, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर आपके कई दूसरे मेथड्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला तरीका है ओरल पिल्स की, यानी मुख्य गोलियों की। भाई ये जो गोलियाँ होती हैं इन्हें बनाया जाता है प्रोजेस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दूसरी बात कि ये इनके कंजप्शन से क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, या जो ओव्यूलेशन होगा वही क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है और रोक दिया जाता है। और जब ये प्रोसेस ही रुक गई तो भाई यहाँ पे स्पर्म की एंट्री भी हो जाए तो ये कहाँ से फर्टिलाइजेशन करेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा क्योंकि फ्यूज़न ही नहीं हुआ। और साथ ही साथ इनके कंजप्शन की वजह से जो यहाँ पर म्यूकस होती है, म्यूकस की क्वालिटी होती है किस चीज़ की भाई, तो जो वजाइना है, जो सर्विकल म्यूकस का क्वालिटी है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। यानी कि अंडोत्सर्ग को और आरोपण को रोक दिया जाता है, और जो ग्रीवा श्लेष्मा है, यानी कि जो भी यहाँ पे म्यूकस है इसकी गुणवत्ता को बदल दिया जाता है, बहुत गाढ़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोटिलिटी लगभग ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाता है, काम में आता है।
डोजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 21 दिन के लिए लिया जाता है और 7 डेज़ के गैप होते हैं, यानी कि 21 दिन कंजप्शन करना है और 7 डेज़ जब ये मेंस्ट्रुअल की प्रोसेस होती है उस दौरान गैप कर दिया जाता है। फिर जैसे ही 7th डे बीता है 8वें दिन से वापस से शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट 2, यानी दूसरा तरीका क्या है, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। भाई यहाँ पे जो अंतःक्षेप्य है और प्रत्यारोप है इसकी बात की जा रही है। तो कई सारे ऐसे हमारे पास डिवाइसेज हैं जिनको हम स्किन के अंदर क्या करते हैं, त्वचा के अंदर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पिल्स होती हैं ना, जो गोलियाँ होती हैं, जैसे वो एक्शन करती हैं वैसे सिमिलर एक्शन भी इनका भी होता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, स्पेशली जो लंबे समय तक के लिए किसी को अगर यूज़ करना तो वो ये मेथड यूज़ कर सकता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है भाई, ये भी क्या करेगा, ये जस्ट जो पिल्स का पूरा प्रोसेस है वैसे ही ये सिमिलर होता है। पिल्स में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगा, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देता है, क्वालिटी जो होती है म्यूकस के, सर्विकल म्यूकस की, इसको चेंज कर देता है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस इनका भी होता है। आगे और तीसरा आ रहा है भाई, कई सारे ऐसे हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं उसे हम देख सकते हैं जो कि बहुत ही इमरजेंसी वाले कंडीशन में लिया जाता है, आपातकालीन गर्भ निरोधक होता है। जैसे कि इस यूज़ क्या है इसका, तो जब भी कोइटस की प्रोसेस हो, जैसे कि रेप हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोइटस हो सकता है, तो इस दौरान प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई सारे ऐसे पिल्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड तरीका होता है। आगे हम बात करेंगे फोर्थ प्रोसेस की, जिसमें कि क्या आता है भी, सर्जिकल मेथड्स आते हैं, यानी कि स्टरलाइजेशन आता है, शल्य क्रिया विधियाँ यानी बंध्यकरण। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमने पार्ट्स जो हैं, जो भी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उसको ही कट कर दिया, और यहाँ पे कट किया, ब्लॉक कर दिया कि गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पे वापस से इसको हम अपोजिट नॉर्मल नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, टर्मिनल मेथड होता है और गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। हाईली इफेक्टिव है बट रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, प्योर होती है। ठीक है, यानी अंतिम विधि है, युग्म परिवहन को रोक दिया जाता है। और जो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी होती है ये बहुत ही ख़राब है। ठीक है, दो तरीका इसमें भी होता है, पहला है वेसेक्टॉमी यानी शुक्रवाहक उच्छेदन, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास ट्यूबेक्टॉमी यानी डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन। अब सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, एक बारी मैं खुद ही बता देती हूँ, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, मेल और फीमेल, तो इसमें जो ये वास्ट डिफरेंस है इसे ही क्या करा जाएगा, छोटा सा पोर्शन कट करके उसको बांध दिया जाएगा। तो ये क्या होता है भाई, ये यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस होगी, जब यहाँ से गैमेट निकलेंगे तो यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, यानी आगे इनका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन ही नहीं होगा, और इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है वो रुक जाती है। सेम तरीका यहाँ पे होता है फीमेल्स में, और इसमें चूंकि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। देखिए वैसेक्टॉमी यानी वी से क्या हो जाएगा, वी से होता है कि यहाँ पे हम वास डिफरेंस को कट कर देंगे, और ट्यूबेक्टॉमी यानी फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि भाई जितने भी यहाँ पे सारे प्रोसेसेस हैं जो हमें बताई जा रही हैं, ये सब के सब, इसके भाई सिंपल सी बात है, आप अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को अगर इंटरप्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और थोड़े मोड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। नॉजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये इस तरीके के जो प्रोसेस हैं ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और इसी वजह से जो ये सारे प्रोसेस हैं वो सोच समझ करके डॉक्टर के सलाह से ही ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमटीपीज़ की, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सीधा सरल शब्दों में कहा जाए तो एबॉर्शन की बात की जा रही है। एबॉर्शन की अगर बात की जाए बच्चों तो इसे हिंदी में कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यहाँ पे देखो, जब इंटेंशनली या वॉलेंट्रली जो प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म किया जाए, फुल जो पूरा ड्यूरेशन होता है उसके पहले ही, इसे ही क्या कहा जाता है, अबॉर्शन या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, एमटीपी कहा जाता है। और लगभग आपको
पता होना चाहिए कि हर साल या आप एक साल की बात करो तो भाई 40 पूरे हम कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे 45 से लेकर के 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं ईयरली। और ये तो वही बात होगी कि 5 प्रेगनेंसी में से एक को आपका होता है उसको किल करा जा रहा है। अगर 5 औरतें प्रेग्नेंट हैं तो एक प्रेगनेंसी को क्या करा जाएगा, यहाँ पे किल करा जाएगा, यानी कि अबॉर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो तरीके के आपके पास क्या आ जाएंगे भी लॉज देखने को आते हैं। सबसे पहले तो आपका एक लीगल एक्शन लिया गया फीमेल, चूँकि आपको पता है कि भाई हमारे कंट्री में काफ़ी फीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, और ना सिर्फ हमारे ही कंट्री में नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो फीमेल जो चाइल्ड होती है, फीटस होता है, उसको किल कर दिया जाता है क्योंकि लोगों को बच्चियाँ नहीं चाहिए। तो इससे बचाव के लिए यहाँ पे 1971 में एक नियम लाया गया जिसके तहत इलीगल एबॉर्शन नहीं कराया जा सकता और हम फीमेल फर्टिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता हुआ ये चीज़ पाया गया तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और इसी को अमेंडमेंट इसमें करके और एक्ट बनाया गया 2017 में, और इसमें बेसिकली यही देखा गया कि इलीगल एबॉर्शन ना हो और मैटरनल जो मर्टेलिटी है उसको भी देखा जा सके, बचाव किया जा सके, यानी कि जो माता है मातृ मृत्यु दर जो होता है उसको भी यहाँ पर कम करा जा सके। आगे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे क्या कारण है जिसकी वजह से जो एमटीपी है वो परफॉर्म किया जाता है। तो कई बार आप देखे होंगे जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, चाहे वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस की वजह से हो, कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड था, गर्भ निरोधक मेथड्स थे, तरीके थे, उनको यूज़ करा गया लेकिन वो काम में नहीं आया, फेल हो गया तरीका, तो उस कंडीशन में किया जा सकता है, या रेप कंडीशन में भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि लगातार हो रहे एबॉर्शन या एमटीपी की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और बहुत ही फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, मदर के लिए भी, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, और या दोनों ही माँ और बच्चे के लिए ये खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे एमटीपी जो है इसका सुरक्षा समय रेखा और आधार क्या है, यानी कि सेफ्टी टाइमलाइन और ग्राउंड्स इसके क्या हैं। तो देखो, हम वीक 1 से लेकर के और 12 वीक तक की बात करें, यानी कि पहले हफ्ते से 12वें हफ्ते तक अगर प्रेगनेंसी हुई है और आप यहाँ पे ये एमटीपी की प्रोसेस कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। ये ग्रीन जोन होता है, यानी कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है अप टू 12 हफ्तों का होता है, इसमें प्रेगनेंसी की प्रोसेस जो होती है वो सेफ़ मानी जाती है, ठीक है। लेकिन हमेशा नॉट प्रेगनेंसी बच्चों, एमटीपी, ठीक है, एंड एमटीपी हमेशा ओपिनियन ले लेना चाहिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे, और देन यहाँ पे ये ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा, भाई 12वें वीक के बाद और 24 वीक तक क्या होता है या उससे ज़्यादा जाओ तो ये रेड जोन में आते हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही यहाँ पे ये क्या हो जाता है, जोखिम भरा होता है। और यहाँ पे पहले तो आप सिर्फ एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह मशवरा करके और ये ऑप्ट कर रहे थे ना, अब आपको 2 प्रैक्टिशनर से सलाह लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे ये प्रोसेस करानी चाहिए कि नहीं। चलिए आगे कहा जा रहा है एक्ट जो 2017 का था। भाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या हो सकती है लाइफ और हेल्थ की, ठीक है। बार बार प्रेगनेंसी भी क्या हो सकता है, जो प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो लगातार बच्चों को जन्म दिया जाता है, ये गर्भवती महिलाओं के जीवन के और स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ बोलो या मेंटल हेल्थ बोलो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा बच्चे के शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं का जोखिम भी यहाँ पर होता है। आगे हम बात करेंगे एसटीडीज़ की। एसटीडीज़ की बात की जाए, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीजेस की बात की जाए, तो भाई ये सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। यहाँ पे ये इस तरीके की बीमारियाँ हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कोइटस की वजह से होता है, इंटरकोर्स की वजह से होता है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीजेस। इनको हम वेनरल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, वीडी के नाम से भी जानते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स की इन्फेक्शन है ना, तो आरटीआईज के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहा जा रहा है कि एज ग्रुप
अगर हम देखें तो 15 से 24 साल तक के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई इस उम्र के जो बच्चे होते हैं या जो वयस्क होते हैं वो काफ़ी इमेच्योर होते हैं और ये तरीके की गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस भी जो एसटीडीज़ भी हैं वो भी होने के चांसेस होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, जो डिजीज़ेज हैं ये फैलते हैं। तो भाई इन्फेक्टेड पर्सन से अगर इंजेक्शन या निडल की जो शेयरिंग हो जाए या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये यूज़ कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल सकता है। दूसरी बात कि अगर ब्लड जो होता है उसका ट्रांसफ्यूजन हो जाए हेल्दी पर्सन या नॉर्मल पर्सन से में हो जाए और किससे हो भाई, तो इन्फेक्टेड पर्सन का हो, तो ये क्या होता है, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा जो संक्रमित माँ है उनसे भ्रूण तक प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, फूड का, न्यूट्रिशन का, जो भी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से क्या होता है यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी या फिर HIV। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई ओवरऑल हमने देखा कि इन्फेक्टेड पर्सन के जो यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कि बीमारी हुई है, इससे नॉर्मल पर्सन में अगर किसी भी तरीके से इसका फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड चला जाएगा तो ये क्या होता है, कॉज होता है। आगे हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन और कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी बीमारियां हैं और क्या कैसे हो सकता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो STIs होते हैं भाई ये ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इनक्योरेबल है, ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, HIV, ये सारी की सारी बीमारियां क्या हैं, इनका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। दूसरा कि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो अगर समय पे पता कर ली जाए, पहचान कर ली जाए तो इनको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, क्लेमाइडियासिस हो गया, जेनिटल वर्ड्स हो गए, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, तो ये सभी क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे भाई कि सबसे पहले तो अर्ली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे भाई इचिंग, खुजली होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, थोड़ा पेन भी होता है, जो जेनाइटल रीजन है वो क्या हो जाएगा, उसमें सूजन भी आता है। और मोस्टली यहाँ पे फीमेल्स में, कुछ जो दूसरी फीमेल्स होती हैं उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई हमारे समाज में इतना इस चीज़ का स्टिग्मा बना हुआ है कि लोग इसको लाइटली लेते हैं या फिर बताने से भी कतराते हैं। ठीक है, और इस वजह से एट लास्ट जो कंडीशन होती है वो ये हो जाती है कि यहाँ पे बहुत ही सीरियस कंडीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यानी कि और जटिल गंभीर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होना शुरू हो जाता है, PID जिसे कहते हैं। अबॉर्शन भी खुद से ही हो सकता है। ठीक है, और जो बच्चा पैदा होगा वो मरा हुआ हो सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी होती है वो कॉज हो सकता है, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स का, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती हैं, देखी जा सकती हैं। आगे हम बात करेंगे द 3 रूल्स ऑफ द STI प्रिवेंशन, किस तरीके से हम बचाव करें इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाई घबराने का कोई कारण नहीं है क्योंकि बचाव संभव है। भाई बीमारी से बेहतर क्या होता है, बचाव होता है, तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो या अननोन पार्टनर्स होते हैं उनके साथ कोइटस की प्रोसेस को लगभग क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ से बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि जब भी आप कोइटस करो या जब भी कोइटस की प्रोसेस परफॉर्म करना हो उस दौरान आप कॉन्डम का यूज़ करो। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप तुरंत, आपको डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, एक कंडीशन आती, एक टर्म आता है आपका इनफर्टिलिटी यानी कि बाध्यता क्या होती है, इसको ज़रा समझते हैं। तो भाई मान लेते हैं कि 2 साल तक असुरक्षित यौन सहवास हो रहा है और उसके बावजूद बच्चे का जन्म नहीं हो रहा हो, यानी कि असमर्थता हो, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इनफर्टिलिटी, यानी कि इनएबिलिटी to produce child या children in spite of having unprotected sexual cohabitation for 2 years। और ये क्या होता है, ये होता है इनफर्टिलिटी। अब यहाँ पे सोसाइटल नोट की बात की जाए तो भी भारत में अक्सर महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन समस्या अक्सर
पुरुष में ही पाई जाती है, यानी पुरुष साथी में ही होता है। आगे बात किया जा रहा है कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है। तो भाई ये शारीरिक कुछ हो सकता है, ठीक है, या जन्मजात, जन्म से ही ये बांझपन जो होता है, जो इनफर्टिलिटी होती है, ये देखा जा सकता है। कुछ दूसरी बीमारियां या औषधियों की वजह से हो सकता है, या फिर जो प्रतिरक्षात्मक कंडीशन है वो भी क्रिएट हो सकती है, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रीज़न भी हो सकता है। यानी कि कोई भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास एक सोल्यूशन भी है। भाई अंततः क्या चाहिए, अंततः हमें बच्चे को जन्म देना है, पेरेंटहुड हमें चाहिए होता है, यानी कि पेरेंट्स बनना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे हेल्थ केयर जो है, उन्होंने हमें एक तरीका दिया है आर्ट्स का, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का हमारे पास तरीका है। तो अब क्या किया जाएगा भाई, अब ये तरीके की ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आर्ट्स मेथड की। तो भाई आर्ट्स का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और ये बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा करके और यहाँ पे जो भी बच्चा होता है उसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होगा बॉडी के बाहर कराया जाएगा, ठीक है, एक जो बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी कंडीशन होती है वो कंडीशन प्रोवाइड करके, और यहाँ पे क्या करा जा सकता है भाई, यहाँ पे एम्ब्रियो जैसे ही बना, मान लेते हैं कि हमने फर्टिलाइजेशन कराया ओवम और स्पर्म के बीच में, जाइगोट बना, भी इस जाइगोट को एम्ब्रियो बनने देंगे। जैसे ये एम्ब्रियो बना, इसको क्या, इसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, और यही क्या होता है भाई, इसको पर्टिकुलर नॉर्मली हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है ज़रा समझेंगे। आईवीएफ का तरीका होता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका है कि सबसे पहले वाइफ है या फिर डोनर है, अगर माता जो वाइफ है, पत्नी है, उसमें ओवम की फॉर्मेशन हो रही है तब तो ठीक है, नहीं हो रही, नहीं डोनर से लिया जाएगा। तो ये यहाँ से कलेक्शन होता है, और सेम कंडीशन आती है मेल पार्टनर्स के साथ भी, अगर हस्बैंड कैपेबल है तो स्पर्म वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज डोनर की हेल्प ली जाएगी। और इनमें ये जो गैमीट्स होते हैं, यहाँ पे जो हम लैब है हमारा, उसमें हम ले जाएंगे और यहाँ पे क्या करा देंगे, इनके बीच में फ्यूज़न करा देंगे, जाइगोट बनवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे ये पूरी प्रोसेस हुई, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, हमारे पास दो तरीका है, या तो हम जाइगोट को ही सीधे स्थानांतरण करें, ठीक है, अगर जाइगोट है तो भाई हम फेलोपियन ट्यूब में इसको भेज देंगे, ताकि जहाँ यहाँ से अगर ये नीचे उतरे तो क्लीवेज की प्रोसेस करके और खुद ही अपना क्या करे, ब्लास्टोमियर्स में आए, और फिर ये एम्ब्रियो बन करके और फिर ये क्या हो, इम्प्लांटेशन इसकी हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका क्या होता है, जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। जिफ्ट और जो आईयूटी है, ये इसमें क्या होता है मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहला क्या हमने कहा कि भाई ओवम और स्पर्म लो, लैब में इनको फर्टिलाइज करा दो, जाइगोट बना दो, और जाइगोट को डायरेक्टली हम जो वाइफ हैं उनके बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बॉडी में किस पार्ट में, तो फिलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट को फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है ना, तो फुल फॉर्म हो जाएगा जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। और यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे ये डेवलप हो जाएंगे क्लीवेज के थ्रू अपनी संख्या बढ़ा करके ब्लास्ट एम्ब्रियो बनाएंगे, और लगभग इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स आ जाते हैं, यानी कि जो जाइगोट में प्रेजेंट एक एक जो सेल्स होती हैं इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और ये यहाँ पे यही क्या होता है, इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये जो जिफ्ट होता है इसको कब परफॉर्म किया जाता है, तो आप बताओगे कि जब जाइगोट में 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं तब ये परफॉर्म किया जाता है। दूसरा होता है आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यानी कि अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। अगर इसकी बात करें तो अब 8 से ज़्यादा, जो यहाँ पे 8 था ना, 8 से ज़्यादा अगर सेल्स आ रहे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में डायरेक्टली, और वहीं पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये तरीका होता है आईयूटी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे दूसरा आर्ट मेथड का, जो कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। पहले हमने इन विट्रो कहा, अब क्या आता है भाई, इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। अगर हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो गिफ्ट पहला तरीका, दूसरा ICSI हो जाता है, तीसरा तरीका होता है AI का, और चौथा तरीका होता है IUI का। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि युग्मक अंतरफिलोपियन स्थानांतरण। दूसरा आपका है ICSI, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण।
अगला आता है आपका एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन, और लास्ट आता है आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन। ठीक है, तो अब ज़रा समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गिफ्ट की। गिफ्ट में बच्चों हम क्या करते हैं कि जो ओवम होता है उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट। मान लो कि वाइफ, हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड और क्या है, वाइफ है, तो वाइफ की बॉडी में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ओवम की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, तो बस हम डोनर से क्या कर रहे हैं, डोनर से यहाँ पे लिया जा रहा है गैमीट को, अदरवाइज बॉडी में ही जो वाइफ है उन्हीं की बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जब हम बाकी सारी चीज़ें वही नॉर्मल होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर यहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो, और यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में बदल जाएगा और एम्ब्रियो जा करके इम्प्लांटेशन करेंगे, तो ये नॉर्मल प्रोसेस हुई। तो जो एक यहाँ पे चीज़ की जाती है कि सारी चीज़ें तो बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है, इसी वजह से इनका नाम भी है इन विवो। देखो, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो इन विवो, बॉडी के बाहर हो रहा है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो होता है, लैब में हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो इन विवो है यानी कि बॉडी के अंदर ही होगा, बस एक चीज़ यहाँ पे बाहर से आती है, डोनर से ही ओवम को कलेक्ट किया जाता है। तो ये कंडीशन होती है गिफ्ट। नेक्स्ट आता है आईसीएसआई। भाई आईसीएसआई का मतलब है कि यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना कि बड़ा हाईली स्पेशलाइज्ड तरीका होता है और यहाँ पे डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर, और वो भी लेबोरेटरी में। जब फ्यूज़न होगा वापस से इसको हम क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसी वजह से इसे आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कहा जाता है। आगे आता है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर यानी हस्बैंड है उनमें क्या होती है भाई, इनकैपेबिलिटी होती है, दे आर अनेबल टू इंसेमिनेट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ही कम होता है। और इस कंडीशन में आर्टिफिशियली जो यहाँ पर वजाइना होगा, फीमेल बॉडी है, उसमें क्या किया जाता है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस कराई जाती है ताकि आगे प्रोसेस हो जाए, और यही क्या होता है, यही होता है आपका तीसरा तरीका। ठीक है, चौथा तरीका आता है भाई ये आईयूआई यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एआई है, तो वैसे ये एआई का ही फॉर्म, लेकिन ये जो सीमेन है इसको डायरेक्टली हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, यूट्रस में, वजाइना में नहीं करते। अब ज़रा समझो आप इसको, एक बारी मैं दोनों को क्लियर कर दूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दो तरीका बताया जा रहा है, एआई बताया जा रहा है पहला, और दूसरा बताया जा रहा है आईयूआई। ठीक है, एआई की बात की जाए तो भाई हम क्या कर रहे हैं, इन जो हस्बैंड्स हैं ये इनकैपेबल है इंसेमिनेशन के, तो हम क्या करेंगे, जो स्पर्म होगा उसको हम डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, तो वजाइना में। तो ये होता है एआई। और अगर हम वजाइना में ना करके इंसेमिनेशन या जो स्पर्म ट्रांसफ़र होता है उसको डायरेक्टली यूट्रस में करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आईयूआई, और यही इनके बीच का मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी एक फॉर्म है, एक तरीका है, किस चीज़ का, तो एआई का। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एट लास्ट हम चैप्टर के एंड पे पहुँच चुके हैं। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे अल्टीमेट जो गोल होता है वो क्या होता है हमारा, फाइनल हम यही चाहते हैं कि भाई हमें बच्चे चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट गोल तो यही होता है। अब देखो, आर्ट्स जो होता है बड़ा महंगा, बड़ा कह सकते हैं कि कम यहाँ पे कई सारे प्रोसेस से, प्रिसीजन से यहाँ पे गुजरना पड़ता है, कई सारे इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो इस वजह से ये जो तरीका होता है ये कुछ ही लोगों के लिए होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर को देखें तो भाई आर्ट्स मेथड को अपनाने भी नहीं दिया जाता हमारे समाज में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बच्चे चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भारत में कई अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं, हमारे कानूनी रूप से भी इन्हें, हमारे कानूनी रूप से भी गोद लेने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जो माता पिता बनना चाहते हैं, ऐसे चाह
प्यार रखते हैं तो ऐसे जोड़े क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को ऑर्फनेज से गोद ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या बनना चाह रहे हैं भाई, पेरेंटहुड देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। एट लास्ट एक कंक्लूजन है कि भाई कंप्लीट वेलबींग जो होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं, बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। जो पूर्ण कल्याण है, इसका सिर्फ जैविक ही अर्थ नहीं होता है, यह सामाजिक यानी सोशल और नैतिक यानी एथिकल भी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना हो आप बता सकते हो। थैंक यू।